ऐसा नाम जिसके आगे महान यानी द ग्रेट लगाया जाता है। सोचिए, एक ऐसा शासक जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। एक ऐसा योद्धा जो यूरोप से एशिया तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसके बारे में दुनिया तब जानती थी। जी हाँ, ये कहानी है मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिन्हें हम सब सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। पर दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब सिर्फ एक इंसान महज 12 सालों के अंदर 12,000 मील का सफर तय करके पूरी दुनिया का नक्शा कैसे बदल सकता है। ये वो कारनामा है जिस पर आज भी यकीन करना, सच कहूं तो, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर वो क्या बातें थीं, वो क्या वजहें थीं जिन्होंने एक राजकुमार को सिकंदर महान बना दिया। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 356 ईसा पूर्व, मैसेडोनिया की राजधानी पैला से। सिकंदर के पिता थे राजा फिलिप द्वितीय, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा जिनका सपना था पूरे ग्रीस को एक करना, और माँ थी रानी ओलंपियास। तो जाहिर है ऐसे माहौल में पले बड़े सिकंदर में बहादुरी और जिद बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। अब देखिए, राजा फिलिप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी किसी साधारण इंसान को नहीं दी, बल्कि उन्होंने चुना अपने समय के सबसे बड़े, सबसे महान विद्वान को। जानते हैं कौन? अरस्तु। हाँ, वही अरस्तु जिन्हें हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। 13 साल की उम्र से सिकंदर ने अरस्तु से पढ़ना शुरू किया। और ये कोई आम पढ़ाई नहीं थी। उन्होंने उसे सिर्फ राजनीति और युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे दर्शन, यूनानी संस्कृति और द इलियड जैसे महाकाव्यों में भी माहिर बना दिया। सच पूछिए तो यही शिक्षा उसकी सोच की, उसकी पूरी शख्सियत की बुनियाद बनी। और सिकंदर का स्वभाव देखिए। एक बार जब अरस्तु ने अपने कुछ ज्ञान पर किताबें लिखीं, तो सिकंदर ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उसने लिखा, जो ज्ञान सिर्फ मुझे मिला था, अगर वो सबको मिल जाएगा तो मुझमें और बाकियों में क्या फर्क रह जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि उसके लिए ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो शक्ति का एक जरिया था। फिर 336 ईसा पूर्व में एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सिकंदर सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। सिंहासन के लिए जंग छिड़ गई, लेकिन सिकंदर ने बड़ी ही क्रूरता से अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को हटा दिया। अपने सौतेले भाइयों से लेकर हर उस व्यक्ति को खत्म कर दिया जो उसके लिए खतरा बन सकता था, और इस तरह वो मैसेडोनिया का राजा बना। पर सिकंदर की नजरें सिर्फ मैसेडोनिया तक ही सीमित नहीं थीं। नहीं, उसकी नजर थी उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर पर, यानी विशाल फारसी साम्राज्य पर। और यही सिकंदर की चतुराई देखने को मिलती है। उसने सिर्फ अपनी सेना के दम पर हमला नहीं किया, नहीं, उसने कमाल का प्रोपेगेंडा चलाया। अपने हमले को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। उसने कहा, ये हमला 1 सदी पहले फारस ने जो ग्रीस पर हमला किया था, ये उसका बदला है। बस इस एक कहानी ने सारे यूनानी राज्यों को उसके झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो तो जैसे एक तूफान था। सिर्फ 4 साल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया। 334 ईसा पूर्व में ग्रैनिकस में पहली बड़ी जीत मिली। अगले ही साल इस्सुस की लड़ाई में पारस के राजा डेरियस तृतीय को हरा दिया। 332 तक तो उसने मिस्र पर ही कब्जा कर लिया और वहां अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, जो आज भी एक बहुत बड़ा शहर है। और फिर 331 में गौगम मेला की लड़ाई ने तो फारसी साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। कुछ ही महीनों के अंदर उनकी शानदार राजधानी परसेपोलिस पर सिकंदर का झंडा लहरा रहा था। फारस को जीतने के बाद सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान तक फैल चुका था, लेकिन उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उसकी नज़र एक नई रहस्यमयी जमीन पर थी, एक ऐसी जगह जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी, भारत। तक्षशिला के राजा आम्भी ने तो बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन झेलम नदी के पार उसका इंतजार कर रहा था एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, राजा पोरस। एक तरफ थी सिकंदर की 50,000 से ज्यादा अनुभवी सैनिकों की सेना, तो दूसरी तरफ थे राजा पोरस, जिनके पास करीब 20,000 सैनिक थे, अपनी जमीन का फायदा था और
एक ऐसा हथियार था जो सिकंदर की सेना ने पहले कभी नहीं देखा था, युद्ध के हाथी। झेलम नदी के किनारे हुई इस लड़ाई को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। जरा सोचिए, जब पोरस की सेना ने हाथियों को आगे किया होगा तो सिकंदर के सैनिकों पर क्या बीती होगी। ये भीमकाय जानवर दुश्मन सेना को रौंद रहे थे। ये एक बिल्कुल नया और बेहद डरावना अनुभव था। इस भयानक लड़ाई में राजा पोरस ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में उनकी हार हुई। जब बंदी बनाए गए पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पोरस ने गर्व से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। कहते हैं सिकंदर इस जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने पोरस का पूरा राज्य उसे वापस लौटा दिया। सिकंदर अब गंगा की ओर बढ़कर पूरे भारत को जीतना चाहता था, लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। उसकी सेना जो सालों से लड़ रही थी, अब भारत की भीषण गर्मी, बारिश और बीमारियों से पूरी तरह थक चुकी थी। व्यास नदी के किनारे पहुंचकर सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। इतिहास में पहली बार सिकंदर को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही सेना ने रोका था। मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन ये वापसी का सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। पर जो विरासत वो अपने पीछे छोड़ गया, उसका असर आज भी दुनिया पर बहुत गहरा है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर में सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। कैसे? ये आज भी एक राज है। कुछ इतिहासकार कहते हैं मलेरिया हुआ, तो कुछ कहते हैं किसी पुराने घाव में इन्फेक्शन हो गया। उसकी अचानक मौत अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य और एक उससे भी बड़ा सवाल छोड़ गई। भले ही सिकंदर भारत में ज्यादा दिन नहीं रहा, पर उसके आने से यहाँ का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। सबसे पहली बात तो ये हुई कि यूरोप और भारत, ये दो महान सभ्यताएं पहली बार सीधे एक दूसरे के संपर्क में आई। दूसरी चीज ये हुई कि इसी संपर्क से व्यापार के नए जमीनी और समुद्री रास्ते खुले, जिससे दोनों तरफ की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इस बाहरी हमले के डर ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, जिसने आगे चलकर भारत में बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। तो आखिर में सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है, कौन था सिकंदर? एक महान विश्व विजेता जिसने अलग अलग सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा, या फिर वो एक क्रूर बेरहम तानाशाह था जिसने अपनी ख्वाहिशों के लिए लाखों लोगों की जान ले ली? शायद इसका सच इन दोनों ही पहलुओं के बीच में कहीं छिपा है।